हाँ, तो ये आज हम कक्षा 11 का समुच्चय में प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें इसके पहले हम 1.2 पढ़े थे, एक्सरसाइज किए थे और उसके हिंट भी दिए थे। आज हम 1.3 में पढ़ना हमको उप समुच्चय। अब उप समुच्चय होता क्या है? उप समुच्चय में होता ये है, इसको इंग्लिश में सबसेट कहते हैं और सबसेट का प्रतीक होता है ऐसे, इसको सबसेट कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि यदि दो समुच्चय ए और बी है, यदि दो समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, यदि दो समुच्चय ए और बी है और ए का सभी एलिमेंट बी में है, ए का सभी एलिमेंट मतलब होता है ए का सभी एलिमेंट बी में है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है, परिभाषा ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रतीक बी में है, तो हम कहेंगे कि यह क्या है? उप समुच्चय है। और इसको उप समुच्चय को प्रदर्शित ए सबसेट आर इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं। ए सबसेट आर इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब यदि उप समुच्चय है तो वहां आर इक्वल टू होगा, मतलब इसके सभी एलिमेंट बी में है तो उप समुच्चय होगा। अब यहाँ कंडीशन फिर आता है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए इक्वल टू जैसे कि 1 2 3 4 और ये बी इक्वल टू भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ ए के सभी एलिमेंट क्या है? बी में है। ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ए को बी का सबसेट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सबसेट। सबसेट मतलब उप समुच्चय होता है, इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। तो ए के सभी एलिमेंट बी में है तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसा एलिमेंट है तो ये आर इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और जब अब इसी परिभाषा के अनुसार अगर हम उचित उप समुच्चय दें, उचित उप समुच्चय क्या होता है कि यदि दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे कि ये 5 है, 5 जो है क्या है? इस ए में नहीं है, इसलिए उचित उप समुच्चय कहलाता है। और देखिए, जब उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, तो ए सबसेट आर इक्वल टू रहेगा। और जब इसका प्रतीक हो जाता है, ये इसका है ए सबसेट आर इक्वल टू, और इसके लिए ए सबसेट बी पढ़ा जाता है, ए सबसेट बी। यदि उच्च उप समुच्चय का परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रतीक बी में है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसको ए सबसेट आर इक्वल टू बी पढ़ा जाता है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं उसको। उचित उप समुच्चय में हो जाएगा आपका कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उचित उप समुच्चय कहते हैं। और इसको प्रदर्शित ए सबसेट बी से करते हैं। इसको से कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। उस कंडीशन में बी को ए का क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय, जो हम दिए हैं सुपरसेट मतलब बी को ए का, यदि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे, बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे और ए को बी का उचित उप समुच्चय कहेंगे। ध्यान दीजिएगा बात को, ए को बी का उचित समुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, जिसको सुपरसेट कहा जाता है। सुपरसेट कहा जाता है। ये रहा अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को ए सबसेट बी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अधिसमुच्चय किसे कहते हैं? यदि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो बी को ए का सबसेट सेट कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं। और यदि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी में एक ऐसा एलिमेंट है
जो ए में नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। ए को बी का क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट, मतलब उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अब आता है हमारा यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। हम ये भी बता चुके हैं, ये भी बता दिए, ये दोनों बता दिए कि पहला ये बताया उपसमुच्चय में कि ए का सभी दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। और दूसरी परिभाषा में ये बताएंगे कि ए का यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक बी में है और बी में एक ऐसा एलिमेंट है, एक है जो ए में नहीं है तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा आदि समुच्चय, जिसको हम सुपरसेट कहते हैं। आदि समुच्चय यदि ए का प्रत्येक बी में है और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है तो बी को ए का आदि समुच्चय कहते हैं, बी को ए का आदि समुच्चय कहते हैं। अब आता है हमारा समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय का मतलब होता है और उसकी दूसरी हो जाती है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट हम ऐसे एग्जांपल द्वारा पढ़ते हैं कि जैसे इसका मतलब यह हो जाता है कि जिसके अंदर में सभी समाहित हो जाए, मतलब जिसके टुकड़े टुकड़े भाग हो। जैसे सपोज दैट हमारे दादाजी के लड़के पिताजी, दादाजी के लड़के बाबा जी, बाबा और बाबा के लड़के पापा और पापा के लड़के हम, तो इस हिसाब से दादा जो हो गए वो क्या हो गए, समष्टि समुच्चय हो जाएंगे। दादा क्या हो गए, समष्टि समुच्चय। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा मान लीजिए सपोज दैट एक नेचुरल नंबर लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय का, उसके हिसाब से इसकी परिभाषा हम बोल दे रहे हैं कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय है, मतलब हम वही बात बता रहे हैं कि यदि किसी संदर्भ में दिए हुए समुच्चय का दिए हुए समुच्चय एक निश्चित समुच्चय का उप समुच्चय है। जैसे कि हमने बताया कि दादाजी हैं और दादाजी से पिताजी और पिताजी से और पुत्र ऐसे होते हैं जैसे, तो ये सभी जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये इनके लिए यह समष्टि समुच्चय हो जाता है। इनके लिए समष्टि समुच्चय यदि नहीं समझ में आता है तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक नेचुरल नंबर ले लिया गया 1 2 3 डॉट डॉट, और बी जो हो गया हमारा, बी ले लेते हैं सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट, और सी ले लेते हैं विषम संख्या 1 3 5 डॉट डॉट। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब ये ए और बी और सी दोनों ए के क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय है। बी के सभी एलिमेंट ए में है, अभी हमने पढ़ा बी के सभी एलिमेंट ए में है तो बी क्या हो जाएगा, बी जो होगा ए का क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो गया। और सी भी क्या है, ये भी ए में है अर्थात सी भी उप समुच्चय हो गया। तो ये दोनों जो होंगे, दोनों के लिए यह जो होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक उप समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक उप समुच्चय कहलाएगा, जिसको समष्टि समुच्चय भी कहते हैं और इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट। और इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी होगा तो आपके पेपर प्रश्न में देगा, वहां पर यू दिया रहेगा और यू के रूपों में इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यू के रूपों में प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम दोहराते हैं। निश्चित समुच्चय में दिए हुए समस्त समुच्चय, ये समस्त समुच्चय यदि निश्चित समुच्चय का उस समुच्चय है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस निश्चित समुच्चय को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय कहते हैं। किसी निश्चित समुच्चय में दिए हुए समस्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समस्त समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब यदि इसका समस्त समुच्चय इसका सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट है, सबसेट है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब आते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है कि आपको सार्वत्रिक में
कि सार्वत्रिक का मतलब समस्त हो गया। जैसे यदि एग्जाम्पल में दिया गया जाए आपको कि त्रिभुजों का समुच्चय, ये इक्वल टू दे दिया गया कि त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुज में बी दे दिया गया आपका कि समकोण त्रिभुज, बी दे दिया गया समस्त समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, यह इसमें सम्मिलित हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, मतलब समष्टि समुच्चय हो जाएगा, इसमें यह बिलोंग कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा चैप्टर में कि समकोण त्रिभुज, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो होगा इसके लिए बी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग घात समुच्चय। घात समुच्चय को पावर सेट कहा जाता है, घात समुच्चय को पावर सेट कहा जाता है। अब इसमें जितने उप समुच्चय होते हैं, किसी सेट के उप समुच्चय जितने होते हैं, उप समुच्चयों के समुच्चय को हम कहते हैं पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। ध्यान रखिएगा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय अर्थात पावर सेट कहते हैं। और देखिए घात समुच्चय को समझने के लिए पहले फिर हम आते हैं ऊपर उप समुच्चय पर। और उप समुच्चय किसी समुच्चय का निकाला जाता है तो वह होता है टू द पावर n के रूप का होता है। जितने अवयव होंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 दिया गया है और इसका उप समुच्चय पूछता है, यदि कहता है कि इसका उप समुच्चय लिखिए, तो उप समुच्चय लिखने के लिए यह टू दी पावर n फार्मूला होता है इसका, इसके उप समुच्चय कितने होंगे यदि पूछता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यू अर्थात 8 होंगे। अब कैसे होंगे यह हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 2 यदि पूछता है किसी समुच्चय का उप समुच्चय कि यदि दे दिया गया कि a का उप समुच्चय कितना होगा, तो ये फार्मूला होता है टू दी पावर n, और टू दी पावर n के आसान अवयव की संख्या 3 रख दिया गया, तो ये हो गया हमारा 8। अब 8 आ गया तो ये हमें कैसे आएगा, तो देखिए, और कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, कोई समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, इसके उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर अब यहीं पर हम घात समुच्चय समझेंगे। जब हमारा उप समुच्चय लिखना आ जाएगा तो हम यहाँ पे घात समुच्चय भी लिखना सीख जाएंगे। 1 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका 1 2 3। अब एक छूट रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आपका 1 3 छूट 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर आपका 2 3 हो गया, फिर आपका 3 2। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट, ये हमारा 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया है, और 1 2 3 भी हो गया है। एक नोट में आप लिख लीजिएगा, मैंने जैसे बताया कि किसी समुच्चय का कोई समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, और फाई जो होता है रिक्त समुच्चय, जो फाई रिक्त समुच्चय मैं बताया हूँ पूर्व वीडियो में, वो आपका रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यह फाई जो होता है वह आपका रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 आ गया। हमने बताया कि यदि उप समुच्चय पूछता है कि इस समुच्चय का उप समुच्चय कितना होगा, तो हम इस तरह टू दी पावर n से ज्ञात कर सकते हैं, टू दी पावर n से इसको ज्ञात कर सकते हैं। टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमारे पास a आ गया 1 2 3, इसका अलग अलग लिखा, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 1 3 2 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब आपका एक फाई हो गया। अब मैंने परिभाषा बताया घात समुच्चय का। अब घात समुच्चय पाते हैं
कि घात समुच्चय का मैंने बताया कि किसी समुच्चय का उप समुच्चय का समुच्चय, किसी समुच्चय का उप समुच्चय का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय का, फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय का उप समुच्चय का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। जैसे ये हो गया, अब इसी को हम मौजूदा कोष्ठक में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? घात समुच्चय हो जाएगा। क्या आ जाएगा? घात समुच्चय। इसी को हमने क्या किया? मौजूदा कोष्ठक में। हम जानते हैं कि समुच्चय को मौजूदा कोष्ठक में, अवयव को मौजूदा कोष्ठक में रखा जाता है। जब रखा जाता है तो रख दिए हमने, और यह हो गया आपका ए है तो पी ए, पावर ऑफ ए, पी ए से प्रदर्शित करते हैं घात समुच्चय को। पी ए, पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ए का घात समुच्चय। अब आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में घात समुच्चय को समझाने के लिए। दो को लेते हैं, a इक्वल टू 1 2। अब यहाँ कितने हो जाएंगे इससे पता कर सकते हैं, टू दी पावर n से टू दी पावर 2 अर्थात 4 इसके उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ p घात समुच्चय क्या हो जाएगा? a पी ए इक्वल टू, पहले तो लिखो, क्या लिखेंगे? पहले इसका उप समुच्चय लिखते हैं तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा? 1 2 होगा, और एक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। और इसको समुच्चय में दर्शा दिए तो हमारा ये क्या हो गया? पावर ऑफ सेट ए हो जाएगा। यह हमारा हो गया घात समुच्चय। अब आता है अंतराल। अंतराल आता है, और एक दो नोट है आपको हम लास्ट में बताएंगे उप समुच्चय के और उचित उप समुच्चय का। लास्ट में इसके बता दें यहाँ तक, तो हम इसको फिर पुनः बाद में इसको उप समुच्चय के 2-3 नोट है उसको हम लिखवा देंगे। ओपन, अब यहाँ हम विपरीत अंतराल और अथवा खुला अंतराल पढ़ेंगे। इसकी परिभाषाएं हैं और इसके इंडिकेटर हैं। इंडिकेट कैसे करेंगे? ओपन इंटरवल, और इंटरवल में आपका ओपन इंटरवल ये बताता है कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी, मैं बता दे रहा हूँ, ए और बी, तो इनमें ओपन इंटरवल में ए नहीं है और बी नहीं है, लेकिन इसके अंदर की जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी संख्या है वो इसमें सम्मिलित है। मतलब ये ऐसे दर्शाता है कि एक्स ऐसा है जो ए इज लेस देन एक्स और इज लेस देन बी। एक्स जो क्या है? ए से बड़ा है और बी से छोटा है, लेकिन ए और बी नहीं है। क्या होगा? ये ओपन इंटरवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओपन इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल अर्थात विपरीत अंतराल अथवा खुला अंतराल कहते हैं। ये है, बी है, मतलब ए और बी नहीं है, लेकिन इसके बीच वाले जितने हैं ये इसमें सम्मिलित है। ठीक है। अब आता है आपका, और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? छोटे कोष्ठक से, ए और बी, इसको पढ़ेंगे, ये नहीं कि छोटा कोष्ठक नहीं पढ़ेंगे। ओपन इंटरवल ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल ए बी। अब आता है क्लोज इंटरवल। जो हमारा क्लोज इंटरवल हम चारों बता रहे हैं, क्लोज इंटरवल मतलब समृत अथवा बंद अंतराल, मतलब क्लोज इंटरवल कहते हैं। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ए भी सम्मिलित है और बी भी सम्मिलित है, और बाकी इसके बीच के भी सम्मिलित है, तो हम इसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। मतलब ये बंद है, ये दोनों दरवाजे हो गए, उसमें दरवाजा नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं था, और इसके बीच वाले थे, और इसमें क्या हो गया? ये भी है, ये भी है, और बीच वाले भी संख्या है, तो हम इसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये दरवाजा हो गया, और इसको दर्शाएंगे कैसे? ए सच दैट एक्स ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और इसको बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं और पढ़ा जाता है इसको क्लोज इंटरवल ए बी। क्या पढ़ा जाएगा? क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसका बाद आता है हमारा समृत अर्ध विपरीत अंतराल। अर्ध विपरीत अंतराल में होता क्या है ये समझ लीजिए। सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब यह हो गया कि ए उसमें सम्मिलित है, ए उसमें सम्मिलित है, लेकिन बी नहीं है। ए क्या है? ए सम्मिलित है, ए सम्मिलित है, लेकिन बी नहीं है। ए सम्मिलित है, सेमी ओपन इंटरवल में, सेमी ओपन इंटरवल में क्या हो जाता है कि ए नहीं है लेकिन बी है। सेमी ओपन इंटरवल मतलब ए नहीं है लेकिन बी है, और इसके बाकी संख्याएं इसमें सम्मिलित है, अर्थात ए इज लेस देन
और x इज लेस देन आर इक्वल टू b, मतलब b है लेकिन a नहीं है, और सेमी ओपन में ये ऐसे हो जाता है। इसका इंडिकेट ऐसे किया जाता है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाता है आपका क्या, अर्ध विवृत अंतराल। ठीक है, अब आते हैं हम अर्धसंवृत अंतराल में। अर्धसंवृत अंतराल मतलब सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल में आपका ये हो जाएगा क्या कि ए है लेकिन बी नहीं है, ए है लेकिन बी नहीं है, सेमी क्लोज इंटरवल हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ क्या है, ए है लेकिन बी नहीं है, ए इसमें उपस्थित है लेकिन बी नहीं है, ये आपका सेमी क्लोज इंटरवल कहलाएगा। और इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको ऐसे करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल को। बात समझ में आया? अब आते हम इसकी परिभाषा, आपको लिख दे रहे हैं परिभाषा, आप इसको कीजिएगा। तो भाई तो विपरीत अथवा खुला अंतराल, अभी हम तुरंत बताएं कि विपरीत अथवा खुला अंतराल में ये परिभाषा अब है कि यदि a और b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, जो a है b से छोटा है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that a is less than x is less than b, मतलब जो x होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, एक सममित अथवा बंद अंतराल कहलाता है। इसे ओपन इंटरवल ए भी पढ़ते हैं, ऐसे लिखेंगे और ओपन इंटरवल ए भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये ओपन इंटरवल इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सो दैट x जो है रियल नंबर है, इस प्रकार है कि a जो है बड़ा है, x जो है a से बड़ा है और b से छोटा है। अभी हम जस्ट बताया कि ऐसे बना भी लेंगे कि मान लीजिए कि ये माइनस इन्फिनिटी लास्ट और ये पॉजिटिव हो गया और ये a और b है, तो इस इंटरवल में, इस समुच्चय में ये नहीं है और a के अंदर जितने रियल नंबर है, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, इस समुच्चय में ओपन इंटरवल में उपस्थित है। ठीक है, ये इस a और b के बीच में उपस्थित है। अब ये हो गया आपका ओपन इंटरवल अर्थात विपरीत अथवा खुला अंतराल, और इसी को हम बना सकते हैं समवृत्त अथवा बंद अंतराल। इसी परिभाषा को ये नोट कर लीजिएगा। अब इसी को हम बना देंगे समवृत्त अथवा बंद अंतराल। ठीक है, समवृत्त अथवा बंद अंतराल। अब ये समवृत्त अथवा बंद अंतराल में सब उसी तरह रहेगा, बस यहाँ ये अब समवृत्त अंतराल में अभी जस्ट बताया कि a और b दोनों सम्मिलित होते हैं और इसके बीच के सारी संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, अर्थात a इज लेस देन r इक्वल टू b, और यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, सेम प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका, ये अपने से भी आप बना सकते हैं, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ लेस देन r इक्वल टू। ठीक है, ये आपका हो गया समवृत्त अथवा बंद अंतराल। अब आते हैं अर्ध विपरीत अंतराल। अर्ध विपरीत अंतराल में यदि a और b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि a लेस देन b, तो अर्ध विपरीत अंतराल की इंग्लिश होती है सेमी ओपन इंटरवल। मतलब a है, a नहीं है, b है, a नहीं है, इसमें a नहीं है और b है, तो इसके लिए x बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन r इक्वल टू, नहीं देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ होगा a इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल टू b, अर्ध समवृत्त अंतराल कहलाता है, अर्ध समवृत्त अंतराल कहलाता है। इसमें आपका अर्ध विपरीत अंतराल हो गया। अब इसके बाद आपका अर्ध समवृत्त अंतराल हो जाएगा, इसमें हम बना दे रहे हैं अर्ध समवृत्त अंतराल, अर्ध समवृत्त अंतराल। अब इसके बाद यदि a और b दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय a b इक्वल टू सच दैट r, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, a है लेकिन b नहीं है, a है लेकिन b नहीं, a है लेकिन b नहीं है इस समुच्चय में, मतलब इसके अंदर के सारे संख्या है लेकिन b नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असमवृत्त अंतराल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस नोट पे कि रिक्त समुच्चय, हमने जस्ट बताया इसके पहले भी कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो जो होगा किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। रिक्त समुच्चय उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, और n अवयव की परिमित समुच्चय की संख्या जो होती है 2n होता है, और n अवयव वाले समुच्चय की उचित उपसमुच्चय की संख्या जो होगी 2n-2। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है इस इंट्रोडक्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं,
अगर आपको परिभाषा में भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम पीडीएफ रूप में डाल देंगे। लेकिन इसके कंसेप्ट को समझे आप। अगर कंसेप्ट समझते हैं तो प्रश्नावली करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.3 बहुत आसानी से हल हो जाएगा।